So, good evening, friends. Welcome to Azure for Tech. तो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन की अपनी यार लास्ट क्लास है इसमें। तो मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला ही डाउट है कि सर वी स्क्वायर अपॉन 127 आर कहाँ लेते हैं और वी स्क्वायर अपॉन 225 आर कहाँ लेते हैं। ठीक है, ये डाउट है। तो बालक वैसे तो ये बता दिया है कई बार, बट फिर भी एक बार देख लो। कल के अगर आपने सेशन देखा होगा तो आपको याद होगा, जो वी स्क्वायर अपॉन 225 आर हम लोग जो यूज करते हैं, इट इज फॉर 75%। इसको किसके लिए था? 75% स्पीड के लिए था। 75% स्पीड के लिए, जहां पर आप लोग फ्रिक्शन को क्या मानते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करते हैं, ओनली सुपर एलिवेशन। ठीक है, तो यहां से आपके पास सुपर एलिवेशन आता था और उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन इज इक्वल्स टू 0.07। अगर सुपर एलिवेशन की वैल्यू से ज़्यादा आ रही है तब हम लोग लगाते थे ई प्लस एफ इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। ठीक है, 127 आर। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बाकी शिवम ने लिख ही दिया है वी स्क्वायर अपॉन 225 आर डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन के लिए होता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए भाई फटाफट जल्दी से। इसको सवाल पढ़िए, समझिए और फिर कीजिए। पढ़िए, समझिए और ट्राई कीजिए। क्वेश्चन है, a vehicle moving at 60 kmph on an ascending gradient of a highway has to come to stop position to avoid collision with a stationary object. Okay. तो एक ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड आपको दे रखी है 60 kmph, 60 किलोमीटर पर आवर जो है वो स्पीड है, और ये किसी असेंडिंग ग्रेडियंट मतलब इस पर ऊपर की ओर ये व्हीकल आपका जो है वो जा रहा है 60 kmph की स्पीड से। अब आगे जाकर यहाँ पर क्या है, कोई एक स्टेशनरी कुछ ऑब्जेक्ट है और ये इससे टकरा सकता है, ये बोल रहा है। ठीक है, तो क्या करेगा? टकराएगा नहीं तो ब्रेक लगाएगा। फिर बोल रहा है द रेशियो ऑफ लैग टू ब्रेक डिस्टेंस इज 6:5। यानी जो लैग डिस्टेंस है, लैग डिस्टेंस अपॉन ब्रेक डिस्टेंस, इसका जो रेशियो है वो हमें दे रखा है 6:5, यानी कि 6/5 ये रेशियो दे रखा है। देन कह रहा है कंसिडरिंग टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर एज 2.5 सेकेंड। जो टोटल रिएक्शन टाइम है वो आपके पास 2.5 सेकेंड यहाँ पर आपको दिया हुआ है। द कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन एफ की वैल्यू दे रखी है आपको 0.36। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एसेंडिंग ग्रेडियंट, यानी कि जो ग्रेडियंट है इसको आप जी बोल दो, एन बोल दो, ये आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, जी बोल दो, एन बोल दो, ये पूछा हुआ है। एक सेकेंड आप लोग करो, यार पता नहीं कौन है यार। हेलो, सर ई मोर देन एफ हो सकता है क्या? अगर ई मोर देन एफ होगा तो क्या होगा? कल इस तरह के क्वेश्चन हमने करवाए थे।
कल इस तरह के क्वेश्चंस हमने करवाए थे स्लाइडिंग वाली कंडीशन में, तो वहां पर हमने पूरा कंप्लीट जो है वो एनालिसिस करके दिखाई है, वहां पे एक बार देखिएगा। किसका डाउट था? ये अविनाश तिवारी जी का। ठीक है, ठीक है, चलिए। और उसमें ये भी डिपेंड करता है कि जो मूवमेंट है वो ऊपर की ओर है या नीचे की ओर है, ऊपर की ओर है या नीचे की ओर है। तो आंसर आप लोगों का आ गया 4.8%। वेरी गुड, 4.8%। वेरी गुड। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे इसको कि हमें मालूम है जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होती है SSD, ठीक है, SSD स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, उसका फॉर्मूला क्या है आपके पास? SSD इज इक्वल्स टू VT प्लस V² अपॉन 2GF प्लस N। अभी हम लोग 0.278 को मान लीजिए नहीं ले रहे, या उसको भी अगर आप कंसीडर करोगे तो इसका आप लिख सकते हो 0.278 VT प्लस V² अपॉन, यहाँ पर क्या होता था 254 F प्लस N अपवर्ड के लिए। अब इसमें ये जो डिस्टेंस होती थी इसको हम बोलते थे लैग डिस्टेंस। क्या बोलते थे? लैग डिस्टेंस। और ये जो बाद वाली डिस्टेंस होती थी ये होती थी ब्रेक डिस्टेंस। ये क्या होती थी? ब्रेक डिस्टेंस। अब इनका रेशियो हमें दे रखा है कि 0.278 VT, पहले लैग डिस्टेंस ही दिया है ना, हाँ, लैग डिस्टेंस अपॉन ब्रेक डिस्टेंस। तो 0.278 VT अपॉन V² अपॉन 254 F प्लस N इज इक्वल्स टू हमें दे रखा है 5/6। 5/6। अब हमें क्या करना है, केवल इस रेशो में सारी वैल्यू जो है वो पुट करनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.278 इंटू T इंटू 254 F प्लस N, V से V की एक पावर कैंसिल, इज इक्वल्स टू 5/6। अब देखो वेलोसिटी आपको 64, वेलोसिटी 60 दे रखी है, टाइम आपको 2.5 सेकेंड दे रखा है, F की वैल्यू आपको गिवन है, आपको केवल यहाँ से क्या करना है, N निकालना है। तो इस सवाल में था कुछ भी नहीं, केवल और केवल आपको मालूम होना चाहिए SSD का फॉर्मूला। लेकिन एट द सेम टाइम SSD का फॉर्मूला तो आपने याद कर लिया, आपको इसमें जो दो टर्म है उनको भी मालूम होना चाहिए कि इसमें लैग डिस्टेंस कौन सा है और ब्रेक डिस्टेंस क्या है। ठीक है, 6/5 दिया है, मैंने 5/6 लिख दिया, कोई बात नहीं, वो डेटा 6/5 दिया है। ठीक है, वो पीछे डेटा लिखा हुआ है ना, तो ऐसा हो जाता है बिना देखे लिख। ठीक है, 5/6 लिख दिया मैंने, इट इज 6/5। ठीक है, इट इज 6/5। ठीक है, 6/5 कर लीजिएगा आप। अब यहाँ पर कि व्हाट इज लैग डिस्टेंस। लैग डिस्टेंस होती क्या है कि जब कोई गाड़ी रोड पर जा रही है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, अब ये तो है नहीं कि ये दिखेगा और आप एकदम से ब्रेक लगा दोगे। ड्राइवर क्या करता है, कुछ टाइम लेता है डिसाइड करने में कि हम गाड़ी को साइड में से निकाल देंगे या हमें ब्रेक ही लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो जब वो डिसाइड करता है, यानी कि यहां पर वो क्या करेगा, ब्रेक अप्लाई करेगा, ब्रेक अप्लाई। ठीक है, तो यहां से यहां तक की जो जाता है वो अपनी जिस स्पीड पे चल रहा होता है उसी स्पीड से जाता है। तो ये जो डिस्टेंस होती है ये VT, यही होती है हमारे पास लैग डिस्टेंस। और ब्रेक लगाने के बाद में, ब्रेक लगाने से लेकर जहां तक वो गाड़ी जाकर रुक जाती है वहां तक की डिस्टेंस होती है ब्रेक डिस्टेंस। ठीक है भाई, तो ये आपके पास हो गया होगा। दीपक जी, डेली जो क्लास होती है वो 7 बजे होती है। चंद प्रताप सैनी कह रहे हैं सर जी गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान वर्सेस गवर्नमेंट चल रहा है उस पर आपकी क्या राय है? देखो हमारी राय पता है क्या है, अगर मैं राय दूंगा, कभी भी जो राय होती है ना, जब भीड़ के सामने राय दी जाती है तो उसमें हमेशा दो तरह के परसेप्शन होते हैं। और समस्या ये होती है अपने यहाँ पर कि हर किसी को अपना पॉइंट अच्छा लगता है, दूसरे का पॉइंट अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट के फेवर वाले होंगे, अगर कुछ उनको लगेगा बोलेगा गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहे हैं, और अगर जो उनके ज़्यादा फेवर में होंगे उनको लगेगा फार्मर के अगेंस्ट बोल। लेकिन बाकी आपने कल की पिक्चर्स देख ली, अगर कोई भी रियल किसान, अगर मैं बात करूं फार्मर्स की या जो भी हैं,
तो जो भी कुछ करना था, दिल्ली जाना था, कुछ करना था, वो कम से कम 26 जनवरी, 15 अगस्त, ठीक है, इनसे बढ़कर इस देश के लिए कुछ नहीं है। एक दिन के लिए उसको टाला जा सकता है, अगले दिन भी कर लेते, बाकी सब जो हुआ फिक्स देख लिया। और फिर उसमें मल्टीपल चीज़ें होती हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। एमएसपी क्या होता है, आढ़त सिस्टम समझना पड़ेगा। जैसे एक सिस्टम, मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ आपको कि एक रोड है, हाईवे पढ़ रहे हैं हम लोग, यहाँ पर एक रोड है और यहाँ पर किसी व्यक्ति ने सोचा ये रोड जा रही है, तो रोड के किनारे जो दुकानें होती हैं, ये दुकानें बड़ी महंगी होती हैं, है ना। तो इस व्यक्ति ने एक बड़ी महंगी दुकान खरीदी कि सामने से रोड जा रही है तो मेरी कुछ कमाई होगी। बट सरकार ने वहां पर मान लो एक फ्लाईओवर बनाने का प्लान कर दिया। अब जब यहाँ पर फ्लाईओवर बनेगा तो काफी ट्रैफिक क्या होगा, इसके ऊपर से जाने लगेगा, ठीक है, इसके ऊपर से जाने लगेगा। तो इसको कैसा लगेगा, तो शुरू में तो इसको अच्छा लगता है, यहाँ से सड़क बन रही है, मेरी कीमत बढ़ेगी। बट जब यहाँ से फ्लाईओवर बनने लगेगा तो काफी क्राउड क्या होगा, उधर जाने लगेगा और इसकी मान लो रेस्टोरेंट है या पेट्रोल पंप है तो इसकी सेल घट जाएगी। तो भले से वो फ्लाईओवर अच्छे के लिए बन रहा है, लेकिन इसके हिसाब से, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत है। तो सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, इस दुकान वाले का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, लेकिन जिसको यहां से जाम झेलना पड़ता था जाने के लिए, उसके लिए वो फ्लाईओवर अच्छा है। तो हमेशा हर कोई क्या करता है, अपने अपने एंगल से चीजों को देखने की कोशिश करता है। अगर मैं उस व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं जिसको रोज जाम झेलना पड़ रहा था, उसके लिए फ्लाईओवर अच्छा है। लेकिन अगर मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो वो चीज़ गलत है। यार इस बेचारे ने इतनी महंगी दुकान वहां पर ली, बिजनेस कमाया, और यार यहाँ से फ्लाईओवर चला गया, सारे लोग ऊपर से जाने लगे, इसकी दुकान ठप हो गई, ठीक है, ठप हो गई। तो इसलिए एज ए टीचर हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर तरह का स्टूडेंट होता है, ठीक है। अब कि कौन क्या सोचे, उसकी क्या बुद्धि है, अभी नहीं बता सकते हैं ना, थोड़ा समय लगता है, चीज़ें अपने आप जान लेते हैं, ठीक है, अपने आप जान लेते हैं। हर्ष आ गया भैया, इतनी बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिख दिया आपने काफ़ी है, ठीक है। अपन मुरादाबाद में हिमगिरी कॉलोनी में रहते हैं, तो बस बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है। अब आप समझ जाओ, अगर आप किसान से के यहाँ से बिलोंग करते हो तो आप आड़त सिस्टम वगैरह समझते होगे कि जब मंडी में एक किसान को सामान लेके जाना पड़ता है तो वहाँ जो जगह होती है उसका उसे पैसा देना पड़ता है। अब वही चीज़ अगर खेत से डायरेक्टली खरीदी जाए तो वो सारा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर आपको इसको जज करना है तो पहले फार्म बिल अच्छे से पढ़ो, और ये उम्मीद की जाती है आप जीएस पढ़ते हैं, आप फार्म बिल पढ़ो, आप एमएसपी, आड़त सिस्टम और इन चीज़ों को समझो, और ये कंट्री के एक पोर्शन में ही क्यों ज़्यादा हो रहा है, वहाँ क्यों नहीं हो रहा है, तो उनकी अपनी इंडिविजुअल समस्याएं क्या हैं वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इसका एक बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है, बड़े सिंपल से सोल्यूशन है, 2 सोल्यूशन है इसके, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। आपका टाइम खराब कर रहा हूँ लेकिन बता देता हूँ। 2 बड़े सिंपल से सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन ये है कि गवर्नमेंट जो है, जैसे मान लो फ्लाईओवर बन रहा है तो गवर्नमेंट ने क्या है, रोड थोड़ी ना बंद कर रही है। तो आप एक काम कर सकते हो कि नया सिस्टम भी बन रहा है और पुराना सिस्टम जो है उसको एज इट इज रखा जाए। ओल्ड सिस्टम एमएसपी वाला ऐसा, अब किसान की फ्री विल है वो नए सिस्टम को फॉलो करे या पुराने सिस्टम को फॉलो करे। दूसरा क्या है कि स्टेट पर छोड़ दिया जाए, जो स्टेट इसको अपने यहाँ अप्लाई करना चाहे वो करे और वो ना करे। और तीसरी सबसे बड़ी बात, ये जो हुआ है कल तलवारें वगैरह और पुलिस वालों पे फरसे से हमला, याद रखिएगा सबसे बड़ा हथियार जो होता है वो आपके पास वोट है। सबसे बड़ा हथियार आपके पास क्या है, वोट है। इस देश में अभी भी 60% जो जनता है वो किसान से ताल्लुक रखती है। भाई इस हथियार को सही से यूज करो ना। जो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी होगा ना, जैसे मुझे पता है हमारे गांव में प्रधानी के, आपके यहाँ भी प्रधानी वगैरह के कोई भी इलेक्शन होते हैं तो उसमें क्या होता है ना, तो उस समय आप अपनी वोट की पावर को दिखाओ, ठीक है, रादर देन इस तरह से हंगामे से। ठीक है भाई, इन्होंने गलत किया, उनको बाहर भगाओ, नई गवर्नमेंट आएगी, वो इसको अगर बिल लाया जा सकता है तो दूसरी गवर्नमेंट उस बिल को हटा भी सकती है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट उनके फेवर में ही दिया है। तो ये सब हंगामा तो कम से कम जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, बाकी सब चीज़ों में जिसकी जो राय हो, जिसकी जो राय हो, ठीक है। बट अभी हमें उतना समझ नहीं होती। इवन मैं अपने को भी कहूँगा, हो सकता है मैं भी बायस्ड हूँ, और हम में से होते हैं जनरली, हमारा किसी एक तरफ झुकाव होता है। तो आपका काम है पढ़ाई करना, आप पढ़ाई करो। इसमें बहुत सारे मुद्दे होते हैं, जितनी चीज़ें सिंपल दिखती हैं उतनी चीज़ें सिंपल होती नहीं है, ठीक है। उसको अच्छे से आपको क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, चीज़ें लोग उस हिसाब से बनाते हैं,
बहुत से लोग तो जानबूझकर वीडियोस इस तरह के बनाते हैं ताकि आप गाली भी देने जाओगे तो उनका कम से कम वो आधे घंटे का वीडियो देखोगे, उस पर ऐड आएगा, तो आपने एक गाली दी उनको, लेकिन कम से कम उसकी कमाई हो गई। इसने भी लोग करते हैं, ठीक है। और एक बात और है, हाँ वो गलत, वो इसमें एक क्लॉज वो गलत हो जाएगी, जो एसेंशियल फूड्स हैं उनको जो स्टोर किया जा सकता है, बिल्कुल, क्योंकि हमें मालूम है जमाखोरी जो होती है उसमें क्या है, एसेंशियल फूड्स को अगर आप स्टोर कर लोगे तो ऑब्वियस सी बात है कीमतें बढ़ेंगी, और जनरल जनता का, मतलब किसान का तो कम नुकसान होगा, जनरल जनता का जो है ज़्यादा नुकसान होगा, ठीक है ये सर। हाँ बाकी हम लोग पढ़ाई करते हैं, बाकी संभाल लेंगे, ठीक है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ज़्यादा इन चीज़ों में मत पढ़िए, वो अपने आप हो जाएगा। जहाँ वहाँ जो लोग बैठे हैं वो हमसे ज़्यादा जानते हैं, उनको जो करना है वो अपना काम करेंगे, हमें अपना काम करना चाहिए, ठीक है। बट स्टिल आप लोगों को पढ़ना चाहिए, चीज़ों को खुले मन से समझना चाहिए कि क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या उसमें क्लॉज है, उनसे क्या फ़ायदा क्या नुकसान हो सकता है, ये सब आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। अगर किसी का भी हाल फिलहाल में जैसे बिहार का इंटरव्यू है तो इसमें आपका ओपिनियन मांगा जा सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू है इस समय, ये कोरोना है जैसे ना, बहुत से बच्चे पूछते हैं सर इंटरव्यू के लिए क्या करें, यही सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये सवाल हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है, एट अ हॉरिजॉन्टल कर्व पोर्शन ऑफ अ 4 लेन अनडिवाइडेड कैरिज वे, ठीक है, एक 4 लेन अनडिवाइडेड कैरिज वे है, अ ट्रांजिशन कर्व इज टू बी इंट्रोड्यूस टू अटेन रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन, ठीक है। तो 4 लेन हाईवे है, यानी कि स्मॉल एन की वैल्यू आपको दे रखी है 4। द डिजाइन स्पीड इज 60 kmph, तो जो डिजाइन स्पीड है वो आपको दे रखी है 60 kmph, and radius of the curve is 245 meter. Assume length of wheelbase of a longest vehicle as 6 meter. L आपको दे रखा है 6 मीटर, सुपर एलिवेशन रेट एज 5%, सुपर एलिवेशन यानी कि ई जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 5%, एंड रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सुपर एलिवेशन इज 1 in 150, 1 in 150। तो इसको लिख लेते हैं कैपिटल एन इज 150, बिकॉज रेट ऑफ सुपर एलिवेशन प्रोवाइडिंग, इसको लिखा था 1:n का। इसका मतलब अभी मैं आपको समझाऊंगा इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है। हर चीज पर्सनल कोचिंग के लिए तो बालक बिल्कुल समय नहीं है, ठीक है। चलिए आगे। द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व इन मीटर रिक्वायर्ड इफ द पेवमेंट इज रोटेटेड अबाउट इनर एज, पेवमेंट इज रोटेटेड अबाउट नियर एज का मतलब होता है कि दिस इज योर रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन, ठीक है, और ये आपका टोटल पेवमेंट की विड्थ हो जाएगी, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। तो इस सवाल को आपने करना है, सारा डेटा जो है वो मैंने आपके सामने लिख दिया। तो पहले थोड़ा सा सवाल को डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या होगा, हमें मालूम है कि ये एक स्ट्रेट रोड है, ये एक स्ट्रेट रोड है, और यहां पर हमने क्या कर दिया, एक सर्कुलर कर्व है। आपके पास क्या है, ये मान लीजिए एक सर्कुलर कर्व है। अब यहां पर जो रेडियस होती है वो इनफाइनाइट होती है, प्लेन कर्व की प्लेन की रेडियस क्या होती है, इनफाइनाइट। तो यहां पर आपका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा mv²/r वो क्या होगा, 0 होगा। लेकिन जैसे ही आप इस कर्व पर जाओगे, इसकी रेडियस r होगी, तो यहां पर बाहर की ओर एकदम से आपको क्या लगेगा, mv²/r का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। तो इससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जहां पर ये दोनों मिलेंगे, यानी कि जो कर्व होगा उस पर आप सुपर एलिवेशन दोगे, तो एक तरह से कि यहां तक तो रोड आपकी सही जा रही थी सीधी, लेकिन जैसे ही व्हीकल, यहां तक तो रोड इस तरह से जा रही थी, लेकिन जैसे ही यहां पहुंचे, इस तरह से कर्व आ गया।
तो जब कर्व आएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से रोड के लेवल को उठाना पड़ेगा। तो एक तो आप जब सडनली सुपर एलिवेशन दे दोगे तो व्हीकल उसको जाकर हिट करेगा, पहली बात। और दूसरी बात कि जैसे ही यहां पर आपके पास फोर्स 0 था और यहां पर सडनली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाएगा तो जर्क लगेगा। ठीक है, तो जोर का झटका धीरे से लगे। ठीक है, तो जोर का झटका धीरे से लगे, उसके लिए क्या किया जाएगा कि सुपर एलिवेशन को ग्रेजुअली प्रोवाइड किया जाएगा, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी धीरे धीरे अलाउ किया जाएगा। तो रेडियस को इन्फिनिटी से घटाकर आर तक लाने में हमें कुछ समय चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में एक ट्रांजिशन कर्व लगाया जाएगा। ठीक है, ट्रांजिशन कर्व लगाया जाएगा। तो ट्रांजिशन कर्व की खासियत क्या होती है कि इसकी रेडियस ग्रेजुअली डिक्रीज करती है। इसकी रेडियस क्या होती है, ग्रेजुअली डिक्रीज करती है। इस तरह से। और इसकी जो रेडियस होती, जो लेंथ होती है ट्रांजिशन कर्व की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के। ठीक है, तो काफी स्टूडेंट के आंसर आ भी गए है ना, बिल्कुल। अब ये सुपर एलिवेशन 5% तो हमें समझ में आता है। ये 1 in 50 का क्या मतलब है, 1 in 150? 1 in 150 का मतलब ये होता है कि अगर मैं इस ट्रांजिशन कर्व पर, कहां पर, याद रखिएगा, अगर मैं इस ट्रांजिशन कर्व पर 150 मीटर चलता हूं तो मैं 1 मीटर ऊपर पहुंचता हूं, इसका मतलब ये होता है। ठीक है सर, सुपर एलिवेशन एक्चुअल में किस पॉइंट से देना स्टार्ट करते हैं, यहीं से सुपर एलिवेशन देना स्टार्ट हो जाता है। यहां से सुपर एलिवेशन धीरे धीरे बढ़ाकर और यहां पर फुल एलिवेशन दे दिया जाता है। क्योंकि अगर सडनली सुपर एलिवेशन दे दिया तो आप सोचो, रोड आपकी गाड़ी ऐसे जा रही है और यहां पर आकर आपने एकदम से उसको उठा दिया, सुपर एलिवेशन दे दिया, तो पहिया इसको हिट नहीं करेगा। ठीक है, तो सुपर एलिवेशन को भी धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। तो सुपर एलिवेशन यहीं से देना प्रोवाइड हो जाता है, और यहां पर जाकर जब तक आप हॉरिजॉन्टल कर्व पर पहुंचेंगे तब तक सुपर एलिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है आपका, वो होता है न्यू। फॉर्मूला क्या होता है, L इज इक्वल्स टू होता है न्यू फॉर्मूला आप याद रखेंगे। ठीक है, इसमें n क्या है आपको बता दिया कि कितने मीटर चलकर सुपर एलिवेशन आप 1 मीटर ऊपर पहुंच रहे हो। ठीक है, तो n मीटर में आप कितना जा रहे हो, 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर के लिए कितना चलना पड़ रहा है आपको, n। तो e के लिए आपको कितना चलना पड़ेगा, n इंटू ई चलना पड़ेगा। ठीक है, n इंटू ई चलना पड़ेगा, टोटल ये आपको चलना पड़ेगा। चलिए, अब यहां पर जो w होता है, इट इज टोटल विड्थ। ठीक है, अब क्योंकि उसने आपको एक्सल लेंथ वगैरह सब कुछ देख रखी है, इसका मतलब वो कह रहा है कि आपको इसको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वाइडनिंग को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला होता है। ये कब होता है, जब आप इनर एज के अबाउट रोटेट करते हो। अगर आप मिड एज के अबाउट रोटेट करते हो तो लेंथ क्या करनी पड़ेगी, इसकी हाफ करनी पड़ेगी। हाँ, फुल सुपर एलिवेशन अचीव एट एंड ऑफ ट्रांजिशन कर्व, एंड ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ठीक है भैया, एंड ऑफ ट्रांजिशन कर्व ये हो जाएगा। अब एन आपको मालूम है 150, सुपर एलिवेशन आपको मालूम है 0.05, विड्थ आपके पास कितने की 4 लेने हैं और एक का आपको मालूम है 3.5 लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3.5। आपको क्या नहीं मालूम, एक्स्ट्रा वाइडनिंग। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग का फॉर्मूला कल आपको बताया गया था, क्या, NL² अपॉन 2R अच्छा शिवम ने सारे फॉर्मूले लिख दिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लो भैया, जिसे फॉर्मूले चाहिए सब ले लो। ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे में से देख के लिख रहा हूँ, NL² अपॉन 2R प्लस कैपिटल B अपॉन 9.5 अंडर रूट में R। इस फॉर्मूले में कल आपको सवाल देख, तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पुट करेंगे, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। Yes, super elevation is used to counter centrifugal force and transition curve used to introduce super elevation to reduce jerk. Exactly, बिल्कुल सही बात है। हाँ, ऑब्वियसली बात है, सुपर एलिवेशन एंड में ही अचीव होगा, नहीं तो हम फालतू में ट्रांजिशन कर्व क्यों लगाएंगे।
ट्रांजिशन कर्व का काम क्या है? सुपर एलिवेशन को ग्रेजुअली प्रोवाइड करना, सुपर एलिवेशन को ग्रेजुअली प्रोवाइड करना, ठीक है। क्लियर है? तो हम क्या के चलो अब इसका सोल्यूशन देखो फटाफट, क्योंकि सारा बेसिक तो बता ही दिया। तो ये देख लो, नंबर ऑफ लेन्स कितनी है आपके पास? 4, डिजाइन स्पीड 60 kmph, रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व 245 मीटर, लेंथ ऑफ व्हील बेस दे रखी है, सुपर एलिवेशन दे रखा है, रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन 1/50, यानी कि एन की वैल्यू कितनी की 150 रहेगी। नाउ एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ पेवमेंट क्या होता है? तो एन एल स्क्वायर अपॉन 2r प्लस वी अपॉन 9.5 अंडर रूट आर, कल भी बताया था। तो यहां से आप सारी वैल्यू पुट कर देंगे। एन की वैल्यू 4 दे रखी है, व्हील बेस की लेंथ 6 दे रखी है, ये 2 हो गया, रेडियस 245 है, स्पीड kmph में रहते हैं तो 60 आ रहेगी यहाँ पर, 9.5 रेडियस अंडर 245, सारी वैल्यूज आप पुट कर देंगे तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग आपके पास आ रहेगी 0.697 मीटर। नाउ विड्थ ऑफ पेवमेंट कितना रहेगा? 4 टाइम्स 3.5 यानी कि 14 मीटर। सो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व एंड पेवमेंट इज रोटेट अबाउट इनर एस, अंदर वाली एस का, तो आप यहाँ पर रख दीजिएगा सारी वैल्यू, ई की वैल्यू, एन की वैल्यू 14 और ये एक्स्ट्रा वाइडनिंग, आंसर आ गया 110। ठीक है, चलिए, किसी को कोई समस्या? यहां तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक सेकेंड, ये इसका लैपटॉप का चार्जर लगाया जाए, बैटरी खत्म, किधर गया भैया लैपटॉप का चार्जर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, मिड के लिए सारी वैल्यूज हाफ नहीं होंगी, ठीक है, केवल बाहर हाफ हो जाएगा, हाफ न्यू हो जाएगा, ठीक है, न्यू हाफ, हाफ न्यू, हाफ NEW, बस सारी वैल्यूज हाफ नहीं होंगी, ठीक है, सारी वैल्यूज हाफ नहीं होंगी, बाकी जब थ्योरी में पढ़ाएंगे तो उसका डेरिवेशन और करवा देंगे आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ रोड इज हैविंग अ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ 400 मीटर रेडियस ऑन विच अ सुपर एलिवेशन ऑफ 0.07 इज प्रोवाइडेड। तो जो कर्व की रेडियस है वो है 400 मीटर एंड सुपर एलिवेशन है 0.07। द कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन मोबिलाइज्ड, द कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन मोबिलाइज्ड पूछ रहा है, इसका क्या मतलब होगा? ऑन द कर्व व्हेन अ व्हीकल इज ट्रेवलिंग एट 100 kmph। ठीक है, बताइए भैया, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए, आंसर भी आ गया। ओके, माइक 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 माइक। हाँ जी, तो आंसर भी आ गया आपका 0.13, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो आपको मालूम है हमने पढ़ रखा है E प्लस एफ इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 127R होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सुपर एलिवेशन की वैल्यू रख देंगे फुल 0.07 प्लस एफ इज इक्वल्स टू, तो 100 इंटू 100 अपॉन 127 इंटू आर की वैल्यू 400। तो यहाँ से जो भी फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी, फ्रिक्शन शुड बी लेस देन 0.15, ठीक है। तो जो वैल्यू आ रही है आपकी सॉल्व करके वो 0.13 आ रही है, इट मीन्स ओके। मोबिलाइज मीन्स यूटिलाइज, बिल्कुल सही बात है। फ्रिक्शन क्या करता है, बड़ा समझदार फोर्स है, ये अपोनेंट को देखकर धीरे धीरे अपनी वैल्यूज बढ़ाता है। आपने अगर मेरे मैकेनिक्स के लेक्चर देखे हो तो वहां पे मैंने फ्रिक्शन पढ़ा रखा है।
तो वहाँ बताया कि फ्रिक्शन कैसे खुद को एडजस्ट करता है अपोजिशन वाले फोर्स के अकॉर्डिंग, धीरे धीरे अपनी वैल्यू जो है वो इंक्रीज करता है। सर ज्योमेट्रिक डिजाइन वाले चैप्टर में ऑलमोस्ट हर कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन कर लिए हैं। हाँ, कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एक क्लास और लगेगी कल आपकी हाईवे की, उसमें हम लोग थोड़ा सा ट्रैफिक इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस करेंगे, ट्रैफिक के, और थोड़ा पेवमेंट के क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है, उसके क्वेश्चंस करेंगे कल, ठीक है। एक्चुअली हमारी देखो अभी भी लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो ज्यादा क्वेश्चंस आपको इसी से मिलेंगे, अभी भी 3-4 नंबर का मिलेगा आपको इस चैप्टर से, ठीक है। और अगर आपने इतना भी कर लिया तो इसी में से एक दो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे। सर एसएससी जेई के लिए कोई ऑनली प्रैक्टिस सेशन है क्या सर पेड कोर्स में? देखो अभी ये वाला जैसे ये गेट का एग्जाम खत्म होगा इसी टाइम में आपका एसएससी जेई स्पेशल जो है आपका प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो जाएगा 7 बजे से, ठीक है। इसको रुक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रोड इज प्रोवाइडेड विद अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर्व हैविंग डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ 55 डिग्री एंड सेंटर लाइन रेडियस ऑफ 250 मीटर। ओके, तो डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा जो आपको दे रखा है, चलो इसको स्मॉल डेल्टा से दिखा देता हूं, यह आपको दे रखा है 55 डिग्री एंड सेंटर लाइन रेडियस आपको दे रखी है 250 मीटर। A transition curve is to be provided at each end of circular curve of such a length that the rate of gain of radial acceleration is 0.3 मीटर पर सेकेंड क्यूब। तो आपको जैसे मैंने बताया था अभी कि हम लोग क्या करते हैं, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो होता है mv²/r। क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है mv²/r। अगर मैं इसको F बराबर ma से कंपेयर करूं, ठीक है, तो यहां पर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो आएगी v²/r, और इस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि ये हमेशा सेंटर की ओर लगता है, रेडियल एक्सेलरेशन। अब क्योंकि इस रेडियल एक्सेलरेशन को हम लोग धीरे धीरे प्रोवाइड कर रहे हैं, ग्रेजुअली प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसमें कुछ टाइम लगेगा। इसमें क्या लगेगा? कुछ टाइम लगेगा। तो ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास कि जो इनिशियली था, यानी कि अगर मैं लिखता हूं डेल्टा ए आर अपॉन डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि डी ए बाई डी टी, और इसको ही हम बोलते हैं सी। और ये क्या हो जाएगा कि फाइनल जो एक्सेलरेशन मिला है v²-r, इनिशियल क्या था? जीरो था। इनिशियल क्या था? जीरो, क्योंकि गाड़ी कहां जा रही थी? स्ट्रेट लाइन पर। जब स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल करेगी तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। और जब ये कर्व पर पहुंच जाएगी, यानी कि जब ट्रांजिशन कर्व खत्म हो जाएगा, तो उस समय सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कितना मिलेगा? v²/r मिलेगा। जब व्हीकल स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है तो इस समय जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन AR है वो जीरो है। फिर हमने क्या किया, यहां पर एक ट्रांजिशन कर्व पहले प्रोवाइड किया, ये आपका ट्रांजिशन कर्व है, और ट्रांजिशन कर्व जब खत्म हुआ तब फिर हमने वहां पर जाके सर्कुलर कर्व प्रोवाइड किया। तो यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो v²/r है। तो इस ट्रांजिशन कर्व की लेंथ में यहां से यहां तक जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन आया dA/dt, इसको हमने लिखा c इज इक्वल्स टू हो गया v²/r फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी, ठीक है। तो c की वैल्यू आ जाएगी v²/r/t। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते हुए मान रहे हैं। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ है ट्रांजिशन कर्व की, वो लेंथ l है। l मान, खाली l मान लो, चलो लेंथ जो है वो l है। तो टाइम कितना लगेगा? तो यहां पे जो टाइम लगेगा इस पॉइंट A से लेकर इस पॉइंट B तक जाने में, वो लगेगा L/V का। किसका लगेगा? L/V का। तो अगर मैं T की जगह पर L/V लिख देता हूं तो C बराबर क्या रहेगा? V³/RL, और यहां से L का फॉर्मूला हो जाता है V³/RC, V³/RC, ठीक है। अब आप यहां से ये भी देख सकते हो कि एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
इसको फर्दर सेकंड से डिवाइड किया तो कितना बन जाएगा, मीटर पर सेकंड क्यूब। तो मीटर पर सेकंड क्यूब जो यूनिट है वो यहां से आई है, और जो ट्रांजिशन कर्व की लेंथ का जो फॉर्मूला L बराबर वी क्यूब अपन RC पढ़ते हैं वो हमारे पास क्या होता है, यहां से आता है। ठीक है, यहां से आता है। तो बेसिकली हमें इस कांस्टेंट C की वैल्यू दे रखी है, हमें इस कांस्टेंट C की वैल्यू दे रखी है कितनी, तो द रेट ऑफ गेन ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन इज 0.3 मीटर पर सेकेंड क्यूब एट अ स्पीड ऑफ 50 kmph, at a speed of 50 kmph. लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व रिक्वायर्ड एट ईच ऑफ द एंड, दोनों एंड पर। टोटल नहीं पूछ रहा, एक साइड की लेंथ पूछा। टोटल के लिए क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करके डबल करना पड़ता है। टोटल के लिए क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करके डबल करना पड़ता है। ठीक है, तो सारा मैंने आपको इसका बेसिक बता ही दिया, अब इसको फटाफट हम लोग कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो देख लो। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व 250 दे रखी है, रेट ऑफ गेन ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन आपको C की वैल्यू दे रखी है, स्पीड आपको 50 kmph दे रखा है। ठीक है, इसको हमने क्या कर लिया, 5/18 से मल्टीप्लाई करके क्या कर लिया, 13.89 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का ये जो फॉर्मूला होता है L = V³/RC, इसमें आपने देखा मैंने टाइम को क्या लिखा है, टाइम को मैंने लिखा है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, या डिस्टेंस अपॉन स्पीड आप कह सकते हैं। वहां पर डिस्टेंस अगर मीटर में रखूंगा तो स्पीड को मुझे मीटर पर सेकंड में रखना पड़ेगा, स्पीड को मीटर पर सेकंड में रखना पड़ेगा। तो यहां से आपके पास ट्रांजिशन कर्व की जो लेंथ आ गई वो आ गई 35.7 थे। इट इज नॉट टोटल, इट इज नॉट टोटल, इट इज वन साइडेड, एक साइड की। ठीक है, और एक साइड की हमसे पूछिए, इतना आ गया। लेकिन IRC कहता है साथ में एक कंडीशन और लगाता है कि ये रिकमेंडेड फॉर्मूला होता है, इसके अकॉर्डिंगली आपने वैल्यू और निकालनी होती है, 2.7 V²/R फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन। ठीक है, यहाँ पर V kmph में होगी। तो यहाँ से जब आप LS की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 27 मीटर, और इन दोनों में से जो ज़्यादा वाली वैल्यू होगी वो प्रोवाइड की जाएगी, जो ज़्यादा वाली वैल्यू होगी वो आप प्रोवाइड कर देंगे, और ज़्यादा वाली वैल्यू जो है वो पहले आएगी। अच्छा, मैंने गेट में देखा ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन वो ऐसे होता है कि सेकंड केस आपको काउंट कैलकुलेट करना ही नहीं पड़ता है। अभी हम लोग आगे भी देखेंगे इस टॉपिक साइड डिस्टेंस वगैरह का। ठीक है, अगर इसी फॉर्मूले को मैं मीटर पर सेकंड में लिखना चाहूं, अगर इसी फॉर्मूले को मैं मीटर पर सेकंड में, मतलब स्पीड है, तो इस यही फॉर्मूला होता है 35 V²/R। 35 V²/R से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है भैया, कोई समस्या यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। A crest vertical curve joins two gradients of 3% and -2%. क्रेस्ट मतलब समिट, समिट कर्व। तो यानी कि पहले क्या हो रहा है, कर्व इस तरीके से ऊपर जा रहा है आपका, और फिर कर्व क्या है, ये नीचे आ रहा है इस तरह से। तो इधर वाला जो ग्रेडियंट दे रखा है आपको वो दे रखा है +3%, और इधर वाला जो दे रखा है वो दे रखा है आपको -2%, -2%। फॉर अ डिजाइन स्पीड ऑफ 80 kmph, डिजाइन स्पीड कितनी दे रखी है आपको, 80 km/h। द करस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आपको SSD दे रखी है 120 मीटर। द हाइट ऑफ डाइवर्स आई and the object above the road surface are 1.20 meter and 0.15 meter respectively। तो कैपिटल H आपको दे रखा है 1.5 मीटर एंड स्मॉल h आपको दे रखा है 0.15 मीटर। ये स्टैंडर्ड डेटा होता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेटा है, यही आपको याद रखना है। ज्योतिका जी, जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है गेट के क्वेश्चंस का, उसमें जनरली चेक करने की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन अगर आप मतलब हमेशा नहीं, लेकिन हाँ चेक कर लोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, जैसे क्या होता है, टाइम बचाने के लिए आपको देखा होगा, जैसे कर्व पर हम लोग जब कर्व की लेंथ निकालते हैं, शायद इस वाले फॉर्मूले में भी हो। हाँ, जैसे इस वाले फॉर्मूले में भी देखिए इसने क्या कर रखा है, द कर्व लेंथ
ब्रैकेट में लिख रखा है विच इज लेस देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस टू बी प्रोवाइडेड इज, ठीक है। तो खुद ही मेंशन कर दिया। इसमें दो केस होते थे, जब कर्व लेंथ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से ज्यादा होती थी और जब कर्व लेंथ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से कम होती थी। कई बार वो खुद रेस्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है, और केस 1 से ही ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। बट चेक कर लेंगे तो बेटर है, ठीक है, चेक कर लेंगे तो बेटर है। अब इस सवाल में प्रॉब्लम है बड़ी अजीब सी, ठीक है। यहां पे खुद ब्रैकेट में बोल दिया विच इज लेस देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, बट उसके अकॉर्डिंग शायद ऑप्शन नहीं है इसमें, शायद ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं फटाफट आपको पहले फॉर्मूला लिखकर बता देता हूं इसका, फिर शॉर्टकट वाला फॉर्मूला आपको बता देंगे, शॉर्टकट वाला फॉर्मूला जो होता है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि जो कर्व की लेंथ होती है, ठीक है, तो पहला होता है कि आपका जो लेंथ है, जो कर्व की लेंथ होगी, क्योंकि देखिए एक ग्रेडियंट आपको ऐसे दिया हुआ है, एक ग्रेडियंट आपको ऐसा दिया हुआ है और एक ग्रेडियंट आपको ऐसा दिया हुआ है, और इनको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर कुछ ये कर्व प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, कर्व प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहली बात तो इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको पीछे बढ़ाएंगे, तो ये डेल्टा हमें डिफ्लेक्शन निकालना होता है, कितने का डिफ्लेक्शन हुआ। तो ये डिफ्लेक्शन होता है हमारे पास 1/n1 -1/n2 और इसका होता है मॉड्यूलस। अब ये 1/n1 इज इक्वल्स टू हमें दे रखा है, कितना दिया हुआ है, 3%, 3%, ठीक है। और ये जो 1/n2 हमें दे रखा है वो दे रखा है माइनस का 2%, आई थिंक माइनस का 2%। तो ये चेंज कितना हो गया, 3 माइनस माइनस का, यानी कि टोटल जो चेंज हो गया ग्रेडियंट में वो 5% का चेंज हो गया। और हम इसके थ्रू चलेंगे। अब मान लीजिए जब आप इधर जा रहे थे तो आपको ब्रेक लगाने पड़ गए, तो ब्रेक लगाने पर दो केसेस बन सकते हैं कि गाड़ी आपकी कर्व पर ही रुक जाएगी, ठीक है, यानी कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से ज्यादा लेंथ है कर्व की। दूसरा क्या है कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से कम लेंथ है कर्व की, तो गाड़ी रुकते रुकते भी क्या हो जाएगी, यहां से रुकते रुकते भी रोड पर पहुंच ही जाएगी, रोड पर पहुंच ही जाएगी, ठीक है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता था, पहले केस में हम लोग क्या मानते थे, लेंथ को ज्यादा मानकर चलते थे हम लोग एसएसडी से। तब हमारे पास जो एल का फॉर्मूला आता था वो आता था NS² अपॉन अंडर रूट में 2h प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2h का स्क्वायर, जहां पे कैपिटल H और स्मॉल h की वैल्यू वही रहती हैं जो आपको दी हुई हैं स्टैंडर्ड वैल्यूज, ठीक है, 1.2 मीटर एंड 0.15 मीटर। और ये वैल्यूज जब हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं h और स्मॉल h की 1.2 मीटर एंड 0.15 मीटर, तो बड़ा सिंपल सा आपके पास फॉर्मूला आता था NS² अपॉन 4.4। और आपको यही फॉर्मूला याद रखना है, वाला फॉर्मूला आप याद नहीं रखोगे तो अभी चलेगा। दूसरा केस क्या होता था, अगर लेंथ आपकी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से कम है, देन इसी से फॉर्मूला बन जाता था 2s माइनस 4.4 अपॉन n। ये एस स्क्वायर की जगह डिफरेंशिएट कर दो, 2s माइनस उल्टा कर दिया 4.4 अपॉन n इस फॉर्मूले से। तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूं, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूं, यानी कि कौन सा, ये वाला फॉर्मूला, और यहां से अगर मैं एल की वैल्यू सॉल्व करता हूं इसको, ठीक है, एल की वैल्यू अगर मैं रखकर यहां पर सॉल्व करता हूं तो वैल्यू कितनी आएगी देखिएगा। तो 5% तो एन की वैल्यू आपके पास रहेगी 0.05। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कितनी दी हुई आपको, 120, 120। तो 120 का स्क्वायर अपॉन 4.4, और ये कितना दे रखा है आपको, ये आ जाएगा आपके 163 पॉइंट समथिंग आएगा। ये कितना आएगा, 163.64, 163.64 मीटर आएगा, ठीक है।
लेकिन हमसे क्या बोला है कि ये वाला केस नहीं मानना है, क्योंकि यहां पर हम लोग मानकर चले एल इज मोर देन एस एस डी। हमसे बोल रहा है इस वाले केस के अकॉर्डिंग बताओ एल अगर लेस देन होगा एस एस डी के तब क्या। तो आप क्या लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे इस केस में 2s माइनस 4.4 अपॉन एन, और यहां से सॉल्व करके बताइए फटाफट क्या वैल्यू आ रही है आपकी। ठीक है, हाँ जी। तो 2s माइनस 4.4 अपॉन एन करके क्या वैल्यू आ रही है आपके पास, 152 मीटर आएगी शायद, 152 मीटर। अब आप मानकर क्या चले थे कि L लेस देन एस एस डी है, लेकिन है क्या लेकिन L लेस देन एस एस डी है क्या, ये तो ज्यादा आ गया 120 से, ये तो 120 से ज्यादा आ गया, तो बेवकूफ बना रहे हैं क्या। हाँ ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शन उठाने वाला है कि आप जब आपने डेटा है, आप कह रहे हो कि मानकर करो और मानकर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो मैं 152 तो आंसर दे नहीं सकता, है ना, 152 दे नहीं सकता। तो क्या करना पड़ेगा, तो आप इसका आंसर क्या दोगे मुझे बताओ, एग्जाम में आंसर क्या टिक करोगे आप, आंसर क्या टिक करोगे आप, आंसर क्या टिक करना चाहिए हमें एग्जाम में। हाँ किल्विस, दो फॉर्मूले होते हैं, दो फॉर्मूले होते हैं, क्या आंसर देना चाहिए 152। लेकिन अगर तुमने 152 प्रोवाइड कर दिया तो आप खुद सोचो ना, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना, 152 तो वैसे ही गलत हो गया, क्यों, क्योंकि आप मानकर चल रहे हो लेंथ शुड बी लेस देन एसएसडी, लेकिन क्या ये लेंथ एसएसडी से कम आई है, ये तो ज्यादा आ गई। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, केवल एक ये आप ले सकते हो 120 मीटर, हालांकि बुक में जो इसका आंसर है वो 152 दे रखा है, आईएएस मास्टर ने, आईएएस मास्टर ने इसका आंसर 152 दिया है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर आपका ए होना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसने कहा है द कर्व लेंथ विच इज लेस देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से कम तो कोई कर्व लेंथ है ही नहीं, तो हम इन दी एंड फिर क्या करेंगे भाई, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बराबर का ही मानकर चल दो जब आपको देना ही है तो। ठीक है, क्या करोगे, 163 आंसर कर देंगे। ठीक है, फिर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी जो उसमें, या तो इस क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्शन में रखो, ठीक है, क्योंकि किसी भी तरह विच इज लेस देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है, तो हम उनकी इस कंडीशन को ध्यान में रखते हो, बिकॉज सॉल्व करने पर हमारा 152 आ रहा है जो 120 से कम है नहीं, और अगर आप 163 निकालते हो, अगर आप 163 निकालते हो इसका मतलब आप उनकी इस वाली बात को नहीं मान रहे, वो आप इसकी इस बात को नहीं मान रहे, तो आप क्या करेंगे, फिर आप कर्व की लेंथ जो है वो उससे कम नहीं तो कम से कम एसएसडी के बराबर प्रोवाइड कर देंगे देन 120। हाँ सॉल्व करने पे नहीं आ रहा ना, लेकिन बट दिस कंडीशन, ऐसे तो सॉल्व करने पर कितना कुछ आता है, हमने ग्रेड कॉम्पनसेशन पढ़ा है, तो ग्रेड कॉम्पनसेशन पर सॉल्व करने पर तो कुछ और आता है, लेकिन प्रोवाइड तो कुछ और ही करते हैं ना कंडीशन के अकॉर्डिंग। हमेशा जो वैल्यू सॉल्व करने पर आती है उसे नहीं करते ना, सॉल्व करने पर जो वैल्यू आई वो 152 आई। अब मुझे बताओ 152 आपकी कैसे आई, आप मानकर चले 152 कैसे आई, 152 ऐसे आई कि आप मानकर चले कि जो कर्व की लेंथ है, जो कर्व की लेंथ है वो एसएसडी से कम है, आप ये एज्यूम करके चले, ठीक है, और वो लेंथ आ गई 152, तो इसका मतलब आपका एजम्पशन गलत हो गया ना। आरसीसी में हम लोग कितने डिजाइन करते हैं जब हम लोग एजम्पशन मानकर चलते हैं कि सेक्शन हमारा ये है, लेकिन बाद में पता चला कि वो एजम्पशन फॉलो नहीं हुआ, तो वो चीज तो वैसे ही गलत है, तो 152 तो 100% 152 तो वैसे ही गलत हो गया। 163 आप सॉल्व करोगे तो इसमें आप क्लियरली पहले ही मान ले रहे हो, ठीक है, तो अगर एक बार को अगर आप 152 तो आप कभी टिक नहीं लगाएंगे, एक बार को आप 163 टिक लगा सकते हो, बिकॉज दिस कंडीशन कैन नॉट बी जस्टिफाइड। आप 163 पर फिर भी टिक लगा सकते हैं कि दिस कंडीशन कैन नॉट बी जस्टिफाइड, ठीक है, और ये कंडीशन जस्टिफाइड नहीं हो सकती, तो फिर क्या करेंगे, आपकी मजबूरी है कि आप लेंथ को इन्होंने जो दिया है उसका उल्टा मानोगे, लेंथ ऑफ द कर्व इज मोर देन एसएसडी, एंड इफ लेंथ ऑफ द कर्व इज मोर देन एसएसडी देन आंसर आपका क्या होगा 163 होगा।
तो या तो हम 163 पर टिक लगाएंगे, अदरवाइज आप कहेंगे कि आपने जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंगली आंसर फुलफिल हो नहीं सकता, तो हम आपकी इसी कंडीशन को मानते हुए आप कह रहे हैं कि हमें कर्व की ऐसी लेंथ बतानी है जो लेस देन हो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के, तो हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बराबर यानी कि 120 इतना ही प्रोवाइड कर देंगे, इतना ही प्रोवाइड कर देंगे। बेटा जहां पर कम नहीं होता वहां इक्वल को भी उसके बराबर ही माना जाता है, ठीक है, कम नहीं है तो बराबर तो है, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू करके लेके चलते हैं, ठीक है, लेस देन इक्वल टू करके लेके चलते हैं। और आप देखो ना हमेशा हम लोग आरसीसी वगैरह के जब डिजाइन करते हैं तो हम लोग क्या मानकर चलते हैं, शुरू में एजम्पशन मानकर चलते हैं ना, लेकिन वो एजम्पशन पूरा नहीं हुआ। जैसे आप टी बीम की एनालिसिस पढ़ते हैं, तो टी बीम की एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस मान लो फ्लैंज से पास कर रही है, लेकिन वो आ गई वेब में, तो क्या मैं वेब वाली को मान लेता हूं? नहीं, वो अजम्पशन ही पूरा गलत हो गया, तो सारी कैलकुलेशन ही गलत है, वो कैलकुलेशन ही वैलिड नहीं है, ठीक है, तो वो कैलकुलेशन ही वैलिड नहीं होगी। तो या तो आप आंसर 120 पर लगाओगे या 163 पर लगाओगे, क्योंकि तब आप इनको ऑब्जेक्शन लगा सकते हो कि अगर मैंने 120 आंसर दिया तो मैंने क्यों आंसर दिया है, और 163 आंसर दिया तो मैंने क्यों आंसर दिया, ठीक है। तो मैं दोनों को जस्टिफाई कर सकता हूं अपने अपने तरीके से, ठीक है, अपने अपने तरीके से। बट फिर भी अभी भी आप कहो तो 163 इज स्टिल अ बेटर आंसर। आप यहां पर फिर भी ये कह सकते हो कि क्योंकि आपने जो कंडीशन दी थी वो कंडीशन फुलफिल हो नहीं रही, तो मुझे अपोजिट कंडीशन मानकर चला, ठीक है। लेकिन वो कहेगा हमारे पास उतना मतलब हम लगा ही नहीं सकते कर्व, हमें कम का ही लगाना है, तो क्या करोगे, तो 120 लगाऊंगा, क्या करें, ठीक है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। A valley curve has a भाई साहब लेस देन का मतलब इक्वालिटी वाली कंडीशन वहां पर इंक्लूडेड होती है, समझे। मैंने क्या बताया, मैंने मीनिंग बताया पहले दिलीप, उसका मैंने पहले मीनिंग बताया कि मीनिंग क्या है मोर देन और लेस देन का। जब हम मानकर चलते हैं, अरे एक बार बताओ, मैं अगर 1 mm भी कम लेके चल रहा हूं तो कम है ना, रोड की लेंथ में क्या 2-4 mm 5 mm को काउंट करोगे, ये बताओ। 120 मीटर है, मैंने बोला लेस देन। देखो जब भी सिविल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट होते हैं तो वहां पर लेस देन का मतलब इक्वलिटी भी आ जाता है। जैसे अगर 120 मीटर बोला तो मान लो मैंने कहा कि 120 मीटर की जगह 119.9999 मीटर आया, अब बताओ कम नहीं हो गया? समझो ध्यान से, इसका मीनिंग समझो, मीनिंग क्या है इसका, मतलब यह है कि जब व्हीकल यहां से जब कर्व पर आया तो कर्व की लेंथ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से मतलब कम होने से मतलब यह है कि जब आप ब्रेक लगाओगे तो आपका व्हीकल कहां पहुंच जाएगा, रोड पर पहुंच जाएगा, कर्व पर नहीं रुक पाएगा, मतलब यहां पर जाकर स्लाइड हो सकता है। और जो लेंथ कर्व ऑफ लेंथ इज मोर देन एसएसडी का मतलब है कि अगर तुमने यहां पर ब्रेक लगाया तो आपकी गाड़ी इस रोड पर जाने से पहले ही रुक जाएगी, ठीक है। तो इसका पर्पस ये है, तो जहां पर इक्वालिटी वाली मैंने कंडीशन लगा दी कि एस एस डी इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ कर्व, उसका मतलब है कि गाड़ी आपकी जस्ट यहां जाकर रुक जाएगी, रोड पर नहीं जाएगी। उसकी मीनिंग को पकड़ना है हमने, एकदम बिल्कुल लेस देन और इक्वल टू में नहीं फंसना है। अभी समझ गए? चलो ठीक है, टाइम भी हो गया, चलो अभी तो क्लासेस और लगेंगी, तो कल हम लोग क्या करेंगे, ट्रैफिक इंजीनियरिंग के क्वेश्चन जो है वो इसमें और करेंगे, ठीक है। अब हम मिलेंगे 9 बजे पेड बैच में। जिन्होंने अभी तक कोर्स नहीं परचेज किया भाई साहब ले लो, सिलेबस निकलता जा रहा है, फिर बाद में मत बोलना आप लोग, ठीक है। ऑलरेडी 2 जो सेशन है वो समाप्ति की ओर है, सोम और सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। 1 घंटे का सही में पता तो नहीं चलता, लेकिन क्या करें टाइम भी नहीं है उतना, ठीक है, टाइम भी नहीं है, क्योंकि अभी क्या है ना, मेंस में अलग चीज चल रही है और यहाँ अलग चल रहा है, पेड बैचेस में अलग चल रहा है, तो मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही है एक टीचर के लिए 3-3 4-4 बैचेस में अलग अलग चीज़ें बताएं, क्योंकि प्लानिंग में समय लगता है। रात में क्या पढ़ना है उसके लिए अलग तरह से चीज़ें प्लान करनी है, यहाँ क्या पढ़ना है उसके लिए अलग तरीके से, और ये भी नहीं होता कोई सा भी रैंडम सा क्वेश्चन लें, ठीक है। क्वेश्चन भी ऐसे लेकर आने पड़ते हैं जिनसे कुछ फ़ायदा हो, जिनकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने की ज़्यादा हो, उस तरह से, ठीक है। चलो थैंक यू ऑल, गुड नाइट एवरीवन।
अभी के लिए इतना ही।